हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन्स केमिस्ट्री पर। और आज आपके लिए लेके आए हैं हम केमिकल काइनेटिक्स के थर्ड लेक्चर में रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। तो आप लोग फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर में तो ये जान गए होंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट का सिंपल एक एक्सप्रेशन कैसा होता है, रेट जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, इन सभी रेट के बारे में आप लोग पढ़ लिए थे। फिर हमने ग्राफ के बारे में भी सीखा था कि ग्राफ में रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फिर चलिए यहाँ पर चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर, रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर। रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, प्यारे बच्चों, रेट लॉ क्या है? तो रेट लॉ एक ऐसा लॉ है जिसके हिसाब से, जिसके द्वारा हम लोग रेट को कैलकुलेट करते हैं और इसी से निकालेंगे हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी। ध्यान दीजिए यहाँ पर रेट लॉ क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, रेट लॉ को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन भी। लॉ ऑफ मास एक्शन ही रेट लॉ कहलाता है, ठीक है ना। हालांकि ये ट्रू रेट लॉ नहीं होता है, इसके बारे में भी अगले वीडियो में आपको बताएंगे। बट यहाँ पर देखिए, ये लॉ ऑफ मास एक्शन है जिसको दिया था दो साइंटिस्ट ने, गुलबर्ग और वागे। गिवन बाय, ये लॉ जो दिया गया था गिवन बाय गुलबर्ग एंड वागे। गुलबर्ग और वागे ने इन लॉ को दिया था, ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है वो जरा समझिएगा। लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है, मान लीजिए इस सिस्टम में हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है। इसमें रिएक्टेंट है यहाँ पर, मान लीजिए ये दो तरह के रिएक्टेंट है हमारे पास, ठीक है। ये दो रिएक्टेंट रिएक्शन करने जा रहे हैं। तो अगर ये दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है तो यहाँ पर क्या होगा कि जब तक ये दोनों आपस में कोलाइड नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। मतलब कि रिएक्टेंट के कॉलिजन से ही प्रोडक्ट बनता है। अब सपोज कीजिए यहाँ पर कि कम रिएक्टेंट हमारे पास में है, यानी कि एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि हमारे पास बहुत ही कम रिएक्टेंट है। तो कम रिएक्टेंट है तो यहाँ टकराने के चांसेस भी कम होंगे। जब ये इसके पास में जाएगा तो ये इसको देख करके हाई हेलो करेगा, भाग जाएगा बगल से। लेकिन जब हमारे पास ढेर सारे रिएक्टेंट है तो ये कहीं से भी भागे, ये कहीं कहीं टच कर ही जाएगा, मतलब कि कहीं कहीं पकड़ा ही जाएगा। मतलब कि यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ज़्यादा होने से कॉलिजन की जो रेशियो होगी, जो अमाउंट होगी वो बढ़ जाएगी, टकराव के चांसेस ज़्यादा होंगे। और जितने ज़्यादा कॉलिजन होंगे रिएक्टेंट के बीच में उतना ही रिएक्शन फास्ट प्रोपगेट करेगा, यानी कि यूँ कह देंगे रेट उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब कि उन्होंने यहाँ पर ये कहा, गुलबर्ग और वागे जी ने केमिकल रिएक्शन के लिए ये कहा उन्होंने कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है ना, वो उनके अंदर जो रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। याद रहे यहाँ पर कि अंदर में जो रिएक्टेंट है, जैसे मान लो 100 मॉलिक्यूल तुम रिएक्टेंट के ले रहे हो, तो जरूरी नहीं कि ये 100 के 100 मॉलिक्यूल्स एक्टिवेटेड होते हैं और सभी यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। इसमें क्या होता है ना कि इसमें सारे मॉलिक्यूल में कुछ रिएक्टेंट ऐसे होते हैं जो एक्टिवेटेड होते हैं पहले से, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि इनएक्टिव होते हैं जिनको एक्टिवेट करना होता है। तो हमें इनएक्टिव मॉलिक्यूल से मतलब नहीं है, जो एक्टिवेटेड है, जो केमिकल रिएक्शन करवाएंगे उसी से हमको मतलब है। तो यानी कि यूँ कह दे, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। दैट मीन्स कि एक्टिव मास जो रिएक्टेंट के हैं, जितने रिएक्टेंट एक्टिवेटेड है, उनकी मात्रा हमारे रिएक्शन के सिस्टम के अंदर जितनी ज़्यादा होगी उतना ही रेट बहुत ज़्यादा होगा। यानी कि अगर एक रिएक्टेंट लेते हैं R और यहाँ पर ये बनाता है, मान लीजिए प्रोडक्ट P बनाता है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आप जानते हो कि कंसंट्रेशन को हम जो है कैपिटल ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर कैपिटल ब्रैकेट से कंसंट्रेशन को डिनोट कर दिए हैं।
तो यहाँ पर देखा जाए कि ये रेट जो है, इस रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के एक्टिव मास के कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हालांकि यहाँ पर आपको लिखा हुआ नहीं है कि एक्टिव मास है कि नहीं है, पूरा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आपको लग रहा होगा, लेकिन ये प्रैक्टिकली क्या होता है कि इस रिएक्टेंट में जो इनएक्टिव मॉलिक्यूल होते हैं उनके कंसंट्रेशन को यहाँ पर नहीं देखा जाता है, जो एक्टिवेट मॉलिक्यूल होते हैं उन्हीं के कंसंट्रेशन को हम यहाँ पर देखते हैं। जाहिर सी बात है कि जो एक्टिव रहेंगे वही रिएक्शन करेंगे, जो एक्टिव नहीं रहेगा वो रिएक्शन नहीं करेगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पर देखा जाए बाबू कि यहाँ पर जो रेट होता है, रेट हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में रेट जो है ओरिजिनल में इंस्टेंटेनियस रेट लेते हैं, जो कि dx/dt के रूप में आपको पढ़ाया गया था। और ये प्रोपोर्शनैलिटी जब इक्वलिटी में आती है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है और फिर आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ R। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ये जो K है ना, ये रेट कांस्टेंट कहलाता है। ये आपका जो इक्वेशन बना वो रेट इक्वेशन कहलाएगा, और यही रेट इक्वेशन जिस लॉ से मिला उसको रेट लॉ बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के रेट लॉ यही कहता है, द रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के एक्टिव मास के कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कौन? रेट। समझिए यहाँ पर कि अगर एक अनदर एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ पर एग्जांपल इस बार ले रहे हैं 2A। अब ये दे रहा है प्रोडक्ट, मान लो कि B दे रहा है, ठीक है। अब इसका रेट कैसे लिखेंगे? तो प्यारे बच्चों इसका रेट हम लोग बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, और इसमें क्या होता है ना, देखो यहाँ पर हमारे पास अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएंगे तो क्या लिखोगे? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और यहाँ पर लिखोगे तुम कि सर ए रिएक्टेंट है, ए का कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट। लेकिन प्यारे बच्चों जो यहाँ पर ए का स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट है 2, यही 2 क्या हो जाएगा? इस रेट के इक्वेशन में जो भी कंसंट्रेशन टर्म आप देख रहे हो, इस कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर में पावर के रूप में चल जाएगा कौन? ये 2। यानी कि ए के कॉफिशिएंट में 2 है तो यहाँ पर ए का पावर में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यही हो गया आपका रेट इक्वेशन। तो बात करने वाले हैं लॉ ऑफ मास एक्शन या रेट लॉ के बारे में, जिनका स्टेटमेंट कहता है द रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the product। यहाँ पर प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीपल, यहाँ प्रोडक्ट वो वाला प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। साथ ही साथ एक लाइन और जोड़ रहे हैं जिसका मीनिंग भी समझा चुके हैं, फिर समझा देंगे इसको कि ईच कंसंट्रेशन टर्म हैज सम पावर्स। सभी कंसंट्रेशन टर्म पर कुछ ना कुछ पावर होंगे, विच इज इक्वल टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है ना, वो रिएक्टेंट के एक्टिव मास का जो कंसंट्रेशन होता है, यानी रिएक्टेंट में जो एक्टिवेट रिएक्टेंट होते हैं उसके जो कंसंट्रेशन होते हैं उसके प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोडक्ट का मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास 3-4 रिएक्टेंट हो तो उसके बाद क्या होता है उसमें कि सभी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन टर्म्स जो होंगे उनके गुणनफल यानी कि उनके प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट, ठीक है। और हर एक कंसंट्रेशन टर्म पर कुछ ना कुछ पावर्स होंगे जो कि रिएक्टेंट के पीछे में जो स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट होगा उसी के इक्वल होता है। ध्यान दिया जाए, यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, समझ में आ जाएगा। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि एक रिएक्शन है A + B, ये बना रहा है मान लीजिए C + D बना रहा है। सपोज कर लीजिए कि आप रिएक्शन को बैलेंस करते हो, तो बैलेंस किए तो यहाँ पर आ गया, मान लीजिए यहाँ पर 2 से बैलेंस किए, यहाँ पर 3 से बैलेंस किए, यहाँ पर मान लीजिए कुछ से बैलेंस कर दिए, 4 से बैलेंस कर दिए। तो बात यह है कि यहाँ पर जो है प्रोडक्ट से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा रिएक्टेंट पर कि रिएक्टेंट हमने कितना लिया है।
अब अगर यहाँ पर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन देखें, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि रेट, इस रिएक्शन का रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टेंट के एक्टिवेट मास का कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। यानी कि हमारे पास रिएक्टेंट है ए तो ए का कंसंट्रेशन ले लेंगे, हमारे पास रिएक्टेंट है बी तो बी का कंसंट्रेशन ले लेंगे और दोनों के कंसंट्रेशन के को जो है ना हम लोग गुना कर देंगे, यानी उसका प्रोडक्ट फॉर्म कर देंगे। प्रोडक्ट यहाँ पर ले लिए और यहाँ पर क्या है सेकेंड स्टेटमेंट में कि हर कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर में कुछ ना कुछ पावर रहेगा। जैसे यहाँ पर ए के पीछे में कॉफिशिएंट में 2 है तो यहाँ ए के पावर में आ जाएगा 2, ठीक है। बी के कॉफिशिएंट में 3 है तो यहाँ बी के पावर में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यही आपका लॉ ऑफ मास एक्शन से रेट आ गया, रेट लॉ यही हो गया। अब इससे क्या करेंगे, रेट क्या होता है तो dx/dt रेट होता है, यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, यही रेट होता है। प्रोपोर्शनैलिटी इक्वालिटी में आएगा तो एक कांस्टेंट क्या आएगा, ये हो गया रेट कांस्टेंट। यहाँ पर हो गया a का पावर 2, b का पावर कितना हो गया 3 हो गया। यही हमारा कहलाएगा रेट इक्वेशन, यही क्या कहलाएगा हमारा रेट इक्वेशन कहलाएगा बच्चों। यही हो गया हमारा रेट इक्वेशन जो कि रेट लॉ से हम लोग लाए हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर N2 नाइट्रोजन गैस जो है जब हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करता है तो अमोनिया बनता है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन लगाने के लिए सबसे पहले याद रखिएगा हमारे पास रिएक्शन जो है बैलेंस्ड होना चाहिए। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन लगाते हैं तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट जितने भी है उनके कंसंट्रेशन, यानी कि हमारे पास N2 रिएक्टेंट है तो N2 का कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई कर दिए, H2 रिएक्टेंट है तो H2 का कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर अगर लॉ ऑफ मास एक्शन में और अगला स्टेटमेंट देखते हैं तो यहाँ पर N2 के कॉफिशिएंट में यहाँ कुछ नहीं तो कितना है 1 है तो पावर भी कितना जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा पावर। H2 के कॉफिशिएंट में कितना है 3 है तो यहाँ पावर में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब अगर यहाँ से रेट निकाले हम लोग रेट इक्वेशन तो यहाँ ये हो जाएगा dx/dt इज इक्वल टू k इंटू N2 इंटू H2 टू द पावर 3। यही हो जाएगा इस रिएक्शन के लिए रेट इक्वेशन, ठीक है। तो रेट इक्वेशन का ये एग्जांपल आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे से। इसी तरह से एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारे पास A रिएक्टेंट हो, फिर यहाँ पर B रिएक्टेंट हो, फिर यहाँ पर C रिएक्टेंट हो और ये तीनों मिल करके बना रहे हो हमारे पास मान लो कि प्रोडक्ट है P। आप बैलेंस किए, यहाँ पर मान लीजिए कॉफिशिएंट में यहाँ A लग गया स्मॉल, यहाँ पर B लग गया और यहाँ पर C लग गया। अब अगर यहाँ पर हम लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन तो यहाँ पर रेट लॉ अगर इस रिएक्शन में लगाओगे तो रेट कैसे निकालोगे, तो रेट यहाँ पर हम लोग निकालेंगे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सारे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का गुणनफल ले लेंगे, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर A जाएगा जो उसके कॉफिशिएंट में वो उसकी पावर में आएगा, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर B इनटू कंसंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C। और यहाँ पर से अगर हम लोग इसको रेट इक्वेशन के रूप में देखें तो dx/dt बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर A टू द पावर यहाँ पर एक कांस्टेंट K आ जाएगा, यहाँ पर A टू द पावर A हो गया, B टू द पावर यहाँ पर B हो गया और C टू द पावर क्या हो गया C। ये हो गया हमारा रेट इक्वेशन इस रिएक्शन के लिए। तो ऐसे ही जितने भी रिएक्शन आपके सामने दिए हुए हों ये रेट इक्वेशन कहलाएंगे। याद रखिएगा आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं स्पष्ट कि जो एक्टिव मास है रिएक्टेंट के वही लेना है, लेकिन हमें पता नहीं रहता है कि हमारे पास जो थ्योरेटिकल अगर हम देखें तो इस ABC में कौन रिएक्टेंट एक्टिवेटेड है, उसका कितना पार्ट एक्टिवेटेड है। तो एक्टिव मास यहाँ थ्योरेटिकली हम लोग नहीं ले पाते हैं, इसलिए रेट का ये जो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है लॉ ऑफ मास एक्शन ये कुछ हद तक सही नहीं रहता है, मतलब कि ये जो है परफेक्ट रेट लॉ नहीं कहलाता है। परफेक्ट रेट लॉ आगे की ओर पढ़ेंगे हम लोग। फिलहाल ये जान लीजिए कि ये जो रेट लॉ है ये 100% सही नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो है एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ थ्योरेटिकल हमारे पास रिएक्शन रहता है, उस रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग रेट निकालते हैं। कभी कभी तो आप लोग ये भी देखोगे सवाल में कि आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ रहेगा
एग्जाम्पल दिया हुआ रहेगा कभी कभी क्या कि हमारे पास 2a + b ये बना रहा है c + d, बट वहाँ पर आपको एक रेट लॉ के मुताबिक रेट इक्वेशन पहले से दे दिया रहेगा कि रेट बराबर k इंटू यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा a इंटू b⁻2 लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो आप वहाँ कंफ्यूज कर जाओगे कि यहाँ पर a का पावर में 2 होना चाहिए, b का पावर में 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा है। तो बात यहाँ पर ये है कि a के रिस्पेक्ट में यहाँ पर पावर 1 है, जबकि यहाँ a के पीछे में कॉफिशिएंट 2 है। मतलब ये हो रहा है कि a2 लिखा हुआ है, b1 लिखा हुआ है। ये थ्योरेटिकल है कि इतना हमने लिया है रिएक्टेंट, बट इस अकॉर्डिंग जो है रिएक्शन नहीं हो रहा है, इस अकॉर्डिंग यहाँ रेट फॉर्म नहीं हो रहा है। ए का जो रेट है डिक्रीजमेंट का वो प्रैक्टिकली कुछ और होता होगा, बी का डिक्रीजमेंट का रेट प्रैक्टिकली कुछ और होता होगा। वो डिपेंड करता है कि हमारे रिएक्टेंट कैसे हैं, उनमें बॉन्डिंग कैसा है, वो रिएक्शन किस हिसाब से कर रहे हैं। इसलिए जो है हम परफेक्ट एक केमिकल इक्वेशन को देख करके ये नहीं पता कर सकते हैं कि रिएक्टेंट्स में किस रिएक्टेंट का रेट जो है कम है, किस रिएक्टेंट का रेट ज़्यादा है। इसके लिए एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत होती है। और ये जो लॉ है हमारा थ्योरेटिकल लॉ है, तो इस लॉ के मुताबिक हम लोग जो है सही ढंग से 100% सही रेट का कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल को भी आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ रिएक्शन हमारे पास गैसियस सिस्टम के होते हैं, मतलब कि अंदर में रिएक्टेंट भी गैस होता है, प्रोडक्ट भी गैस होता है। जैसे कि अभी आपने तुरंत यहाँ पर देखा था कि अभी हम एग्जाम्पल लिए थे अमोनिया वाला, तो वहाँ पर भी आपने देखा था कि हमारे पास जो यहाँ जैसे कि इस पेज में देखिए यहाँ पर क्या था कि हमारे पास रिएक्शन में रिएक्टेंट भी गैसियस फेज में थे और प्रोडक्ट भी गैसियस फेज में बन रहा था। तो बात यह है कि होता क्या है, गैसियस रिएक्शन में जो पार्टिकल में कॉलिजन होता है वो प्रेशर पर निर्भर करता है। मतलब कि अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो पार्टिकल नज़दीक आएगा, प्रेशर घटाओगे तो पार्टिकल दूर जाएगा। तो प्रेशर बढ़ाने पर या घटाने पर भी रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। और उस केस में जो है जो गैस का पार्शियल प्रेशर होता है, जैसे कि पार्शियल प्रेशर किसे कहते हैं, ये सिस्टम में मान लो कि यहाँ पर नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, अमोनिया भी है। इसमें यहाँ पर नाइट्रोजन का अपना 2 atm प्रेशर है, सपोज कर लिया, हाइड्रोजन का 3 atm प्रेशर है, अमोनिया का 5 atm प्रेशर है। तो क्या होगा, इस पूरे सिस्टम का प्रेशर हो गया 5 3 8 2 10। ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से हम लोग यहाँ ऐड कर दिए उस रूल लगा करके। तो इस पूरे 10 atm वाले प्रेशर में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया का जो खुद का प्रेशर है इसको पार्शियल प्रेशर कहते हैं बच्चों। अब ये पार्शियल प्रेशर पर भी निर्भर करता है कि रिएक्शन का रेट क्या होगा। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दो, आखिर हम A मान लो कि एक गैस लेते हैं, मान लो 2A ले लिए एक गैस, और ये प्रोडक्ट के रूप में बना दिया मान लो B, और ये भी गैसियस फेज में बना दिया। अब यहाँ पर मान लो कि हमें कंसंट्रेशन अगर दिया हुआ रहता है तो हम लोग रेट लिखेंगे जैसे पहले लिखते आ रहे हैं A का पावर 2, क्या रेट है हमारे पास A ही है ना, और कॉफिशिएंट में 2 है तो पावर 2 चला गया। और यहाँ dx/dt लिख देंगे हम लोग, क्या बराबर यहाँ पर लिख देंगे कंसंट्रेशन ऑफ A, यहाँ कांस्टेंट आ गया K, पावर कितना हो गया 2। ये हो गया रेट इक्वेशन। बट अगर कंसंट्रेशन नहीं दिया हुआ रहे A का पार्शियल प्रेशर दिया हुआ रहे और उसमें चेंज दिया हुआ रहे कि T टाइम में A के पार्शियल प्रेशर में कितना का चेंजिंग आ रहा है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि ये जो रिएक्टेंट है ये घट करके प्रोडक्ट बनाएगा। तो जो जो रिएक्टेंट घटते जाएगा उसका पार्शियल प्रेशर का वैल्यू भी क्या होगा, घटते जाएगा। रिएक्शन में नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट होने लगेगा तो नाइट्रोजन का जो अपना प्रेशर होगा वो भी घटने लगेगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पार्टिकल संख्या में कमी आएगी तो उनके पार्शियल प्रेशर में भी कमी आएगी। ये 2 atm से 1.5 atm, फिर 1 atm, फिर 0.2 atm, ऐसे होते जाएगा, घटते जाएगा। ठीक है, तो वहाँ अगर प्रेशर में चेंज दिया हुआ रहे, पार्शियल प्रेशर दिया हुआ रहे, तो वहाँ पर रेट हम लोग प्रेशर के टर्म में सेम रूल से लिखेंगे कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ A, और पावर में वही चीज रहेगा जो कॉफिशिएंट में जाएगा। और फिर यहाँ पर अगर हम लोग इसको एक्सप्लेन करें तो रेट हो जाएगा dx/dt इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट K आएगा इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ A टू दी पावर कितना चल जाएगा, 2 चल जाएगा। यानी कि चाहे आपको प्रेशर दिया हुआ रहे, चाहे आपको कंसंट्रेशन दिया हुआ रहे, रेट जो है दोनों के लिए सेम तरीके से हम लोग निकालते हैं रेट लॉ से। समझे बात को? ठीक है, खाली प्रेशर और कंसंट्रेशन के टर्म में बदलाव आएंगे,
बाद बाकी पावर्स भी वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा। समझे बात को। यूनिट में चेंजिंग आएगी तो यूनिट क्या होगा, रेट कांस्टेंट का या रेट का, वो हम बताएंगे अभी बाद में आपको। समझे बात को। और यहां पर समझ लीजिए कि अगर रेट लॉ गैसियस रिएक्शन के लिए निकालते हैं प्रेशर के टर्म में, तो कुछ नहीं, कंसंट्रेशन के प्लेस पर खाली क्या कर देना है, आपको प्रेशर कर देना है। रेट लॉ आप लिख लीजिएगा, रेट इक्वेशन भी आप लोग आसानी से लिख पाओगे। ठीक है, तो इस चीज को भी नोट कर लोगे। अब बात कर रहे हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी रहते हैं और पूरे चैप्टर में इसी की बात की जाएगी। ऑर्डर्स को कैलकुलेट करना होगा, ऑर्डर के बारे में समझना होगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो प्यारे बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक नंबर होता है जो डिसाइड करता है कि रिएक्शन हमारा उसका रेट किस तरह से होगा, फास्ट रेट होगा या स्लो रेट होगा। तो ऑर्डर कैसे होता है, कैसे निकालते हैं वो समझिएगा अच्छे से। सपोज कीजिए आपको रेट लॉ दिया हुआ है और रेट लॉ के मुताबिक यहाँ रेट लिखा हुआ है किसी रिएक्शन का, रेट बराबर K इंटू A टू दी पावर 2 B टू दी पावर 1, यानी कि B लिखा हुआ है। बोलेगा इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों सिंपल वे में हम बताते हैं यहाँ पर कि किसी भी रेट लॉ में कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर में जितने भी टोटल पावर्स होते हैं, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर में जितने भी टोटल पावर्स होते हैं, उन सभी को कंबाइंडली हम लोग बोलते हैं ऑर्डर। यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें, इस रिएक्शन की ऑर्डर की बात करें तो रेट लॉ से हमें जो मिल रहा है रेट इक्वेशन, उसमें पावर यहाँ पर है 2 अब प्लस यहाँ पर कितना है 1, तो ये होगा ऑर्डर 3। और इसलिए हम बोलेंगे इस रिएक्शन को रिएक्शन इज थर्ड ऑर्डर, रिएक्शन इज ऑफ थर्ड ऑर्डर, यानी कि ये रिएक्शन कितने ऑर्डर का है, थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन है। कुल मिला के बात करें तो इसको डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, इसका डेफिनेशन पूछता है एग्जाम में, तो यहां पर डिफाइन कर सकते हैं द सम ऑफ पावर्स ऑन द concentration terms obtained from rate law is called order of reaction। यानी कि रेट लॉ से जो हमें रेट इक्वेशन मिला है उसमें जो भी कंसंट्रेशन टर्म हमारे पास दिया हुआ है, उन कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर में टोटल जितने पावर्स होंगे उन्हीं पावर्स का सम क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, यानी कि रेट लॉ द सम ऑफ पावर्स ऑन द कंसंट्रेशन टर्म्स, कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर में जो भी पावर है उनका सम यानी योग, जो कंसंट्रेशन टर्म रेट लॉ से हमें प्राप्त होता है इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो ऑर्डर का डेफिनेशन आपको समझ में आया। चलिए एग्जांपल्स करते हैं ऑर्डर के बारे में। सपोज कर लीजिए यहां पर एग्जांपल दिया हुआ है आपको कि ए कन्वर्ट हो रहा है मान लो प्रोडक्ट में, तो बोला ऑर्डर क्या होगा। तो यहां पर रेट लॉ, सबसे पहले हम लोग रेट लॉ लिखेंगे कि रेट बराबर क्या हो जाएगा के इंटू रिएक्टेंट हमारे पास ए है, कुछ नहीं तो 1 है, पावर 1 चला गया, तो यहां पर ऑर्डर कहलाएगा इस रिएक्शन के लिए 1। सो द रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि ये रिएक्शन हमारा कितना ऑर्डर का हो गया, फर्स्ट ऑर्डर का हो गया। फॉर एग्जांपल हमें दिया हुआ है, कोई मान लो दिया हुआ है कि 2A ये B दे रहा है, अब बोला ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर बराबर कितना होगा। तो यहां पर हम लोग पहले रेट लॉ लिखेंगे, रेट बराबर के इंटू यहाँ रिएक्टेंट है ए, पावर में कितना जाएगा 2 जाएगा पावर में, क्योंकि पीछे में 2 बैठा हुआ है, तो यहाँ पर पावर टोटल कितना हो गया 2 हो गया, तो ये ऑर्डर कहलाएगा इस रिएक्शन का 2। मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि एक रिएक्शन है, सपोज कर लीजिए यहाँ पर N2 प्लस O2 ये बना रहा है NO। ठीक है, बैलेंस कर दी यहाँ पर 2NO से। अब बोला इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, तो रेट लिखेंगे यहाँ पर क्या N2 के लिखेंगे, पहले रेट कांस्टेंट के दे दिए, फिर लिखे N2 कुछ नहीं तो पावर में यहाँ 1 है, फिर लिखेंगे इनटू O2 कुछ नहीं तो पावर 1 है यहाँ पर। तो यहाँ पर टोटल पावर्स कितने हो गए 1 + 1, तो ऑर्डर बराबर हो गया 1 + 1 बराबर कितना हो गया 2 हो गया, यानी कि ये भी सेकेंड ऑर्डर का एक रिएक्शन हो गया।
ठीक है। तो ऐसे ही किसी रिएक्शन के लिए जब आपको ऑर्डर निकालने का टाइम आए तो उस समय क्या करना है, रेट लॉ लिखना है, या फिर रिएक्शन लिख करके जब उसका एक स्पेशल आपको रेट लॉ दिया हुआ रहे, एक रेट इक्वेशन आपको पहले से लिख के दिया हुआ रहे, तो जो रेट इक्वेशन होगा उस अकॉर्डिंग हम लोग जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। क्या करना है, कंसंट्रेशन के टर्म्स के जो भी ऊपर पावर होंगे उस पावर टर्म को जोड़ लेना है। मान लीजिए कोई रेट लॉ दिया हुआ है, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, आपको रेट लॉ एक दिया हुआ है किसी रिएक्शन का कि रेट बराबर के इंटू ए टू द पावर 1/2 बी टू द पावर 1, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इस रिएक्शन की बात करेंगे तो यहां पर देखो ऑर्डर सिंपली निकाल लेंगे हम लोग, 1 + 2 + 1 बराबर 3/2, यानी कि इसका ऑर्डर फ्रैक्शनल कहलाएगा। सपोज कीजिए एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि लिखा हुआ है a + 2b + c, ये प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, बट यहां पर लिखा हुआ है कि रेट डजंट डिपेंड्स अपॉन सी, यानी कि सी के कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रही है, सी का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, इसलिए यहां पर रेट जो है सी से हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। ऐसा भी सिचुएशन आपको आ सकता है कि रेट रिएक्शन में 3 रिएक्टेंट हैं लेकिन वहां पर रेट किसी एक पर या दो पर निर्भर नहीं कर रहा है, डिपेंड नहीं कर रहा है। तो जिस पर रेट डिपेंड नहीं कर रहा है उसको कैसे लिखते हैं हम लोग, तब वहां पर रेट लॉ अगर लिखोगे ना तो ऐसे लिखोगे के इंटू ए टू द पावर 1 चला गया, बी टू द पावर 2 चला गया, और सी यहां पर जो रिएक्टेंट है चूंकि उसका कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रही है तो यहाँ पावर उसका पीछे में किसी कोई भी चीज रहे, यहाँ 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पावर में देंगे हम लोग कितना, 0 दे देंगे, क्योंकि स्पष्ट है कि सी के 1 मोल पर भी रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं कर रहा है, चाहे यहाँ कितना भी मोल क्यों ना ले ले, तो मोल कितना कर दिया हम यहाँ पर 0 कर दिए। और आप जानते हो किसी भी चीज पर जब पावर 0 होता है तो वो वैल्यू 1 हो जाता है या कांस्टेंट हो जाता है, तो ये कांस्टेंट यहाँ जाकर के मिल जाएगा। फाइनली यहां पर रेट बराबर हम लोग लिखेंगे k इंटू ए टू द पावर 1 बी टू द पावर 2, और ऑर्डर कहलाएगा यहां पर 1 + 2 बराबर थर्ड ऑर्डर का ये रिएक्शन कहलाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है आपके सामने में कि रिएक्टेंट ढेर सारा रहे बट ऑर्डर आपका सभी रिएक्टेंट पर डिपेंड ना करता हो, कुछ ही पर डिपेंड करे, तो ऑर्डर उस डिपेंडेंस को देख करके या सवाल में समझ करके तब ऑर्डर आपको फाइंड आउट करना है। समझ में आ गया। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर तो आपने सीख लिया कि जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर में जो पावर रहेंगे रेट लॉ में जो निकालते हैं उस पावर को जोड़ देते हैं तो वो ऑर्डर कहलाता है। तो ध्यान दें यहाँ पर जिस प्रकार से लॉ ऑफ मास एक्शन एक थ्योरेटिकल लॉ है, इक्वेशन के हेल्प से वो लिखते हैं हम लोग, प्रैक्टिकल नहीं करना पड़ता है उसके लिए, तो उसी से ना हम लोग ऑर्डर निकालते हैं। तो ऑर्डर भी क्या हो गया हमारा, थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड हो गया, इसको एक्सपेरिमेंट में की कोई ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि इट कैन बी कैलकुलेटेड थ्योरेटिकली। हम लोग यहाँ पर ऑर्डर को थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। इट मे बी 0 फ्रैक्शन और पॉजिटिव इंटीजर। ऑर्डर जो है 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, या कोई पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है। ऑर्डर कभी भी निगेटिव नहीं होता है, ऑर्डर कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है। समझे बात को, ये हो गया, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स है ऑर्डर के बारे में जिसको जानना आप लोग के लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अब ऐसे ही हम लोग बारी बारी से उन सारे रिएक्शन की स्टडी करेंगे, जैसे कि 0 ऑर्डर रिएक्शन की स्टडी करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर की स्टडी करेंगे, सेकेंड ऑर्डर की स्टडी करेंगे, nth ऑर्डर की स्टडी करेंगे। तो हम लोग कई प्रकार से यहाँ पर कई प्रकार के ऑर्डर के रिएक्शंस की स्टडी करने वाले हैं। तो पूरे चैप्टर में ऑर्डर के बारे में ही चर्चा होगी। तो प्यारे बच्चों ऑर्डर तक आप लोग अच्छे से समझ ले, समझे बात को। तो रिएक्शन में क्या होता है, इस केमिकल काइनेटिक्स में रेट की बात हम लोग कर रहे थे, अब रेट से आ गए ऑर्डर पर। हालांकि रेट के टॉपिक में ही हम लोग हैं, रेट से ही हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने सीखा, ऑर्डर कैसे निकालते हैं, रेट लॉ हमने सीखा। अब अगले क्लास में हम लोग जो है फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन की बात करेंगे। तो आप लोग उसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स का यूज होगा,
तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कुछ बेसिक्स आप लोग देख करके उस वीडियो को वॉच करिएगा, अगले वीडियो को। तब तक के लिए इस वीडियो को एंजॉय करते रहिए, और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब भी कर ले। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।